अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो हमारे उन तमाम एमडी कैट एस्पायरेंट्स के लिए है जो कि इस साल सितंबर 2024 में एमडी कैट टेस्ट में अपीयर होने वाले हैं। सो बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमेशा की तरह पीएमटीसी एमडी कैट पाकिस्तान में तकरीबन अगस्त के एंड में या सितंबर के स्टार्ट में कंडक्ट करवाया जाता है और इस साल भी आपका 10 सितंबर को एमडी कैट एक्सपेक्टेड है। सो इसमें आपका पैटर्न एज़ यूजुअल आपका पिछले साल की तरह 200 एमसीक्यूज़ होंगे और आपका जो सबसे मैक्सिमम वेटेज है वो आपकी बायोलॉजी में से होगी। 68 मार्क्स के एमसीक्यूज़ आपके बायोलॉजी में से होंगे। सो इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपके मेडिकल के टेस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपकी बायोलॉजी है। सो अगर आप चाहते हैं कि आप मेडिकल के टेस्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर लें, सो आपने सबसे ज़्यादा फोकस भी बायोलॉजी पे करना है। सो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ वो तमाम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ शेयर करने वाले हैं जो कि पिछले 12 से 13 साल के एमडी कैट में सबसे ज़्यादा रिपीटेडली पूछे गए हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जल्दी इस वीडियो को कवर करूं और वाइंड अप करूं और आपको तमाम एमसीक्यूज़ की ब्रीफ सी समरी और ब्रीफ सा कॉन्सेप्ट भी देने की कोशिश करूँगी, ताकि अगर आप लोगों का कोई कॉन्सेप्ट फ्रेश नहीं है तो वो फ्रेश हो जाए। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियोज़ डेली बेसिस पर आप लोगों तक पहुँचती रहें। सो अपनी ब्राइटनेस आप लोग ओपन कर लीजिएगा ताकि आपको ये एमसीक्यूज़ विजिबल हों इजीली। So the very first MCQ is the life cycle in which the phage kills the bacteria is known as. सो बच्चों, यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि फेजेस आर बेसिकली वायरसेस। ठीक है, फेज का लफ्ज़ वायरस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो बैक्टीरियोफेजेस आर द वायरसेस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया। ऐसे वायरसेस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें हम बैक्टीरियोफेजेस कहते हैं। सो उनके आपको पता है कि दो तरह के साइकिल्स होते हैं, लिटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल। इनमें से लिटिक साइकिल वो है जिसमें वायरस बैक्टीरिया को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है, कम्प्लीटली उसकी ब्रेक डाउन कर देता है। जबकि लाइसोजेनिक साइकिल में आपके पास बैक्टीरिया की कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होती। ठीक है, अल्टीमेटली होती है लेकिन स्टार्टिंग में नहीं होती। सो इसलिए ऐसे वायरसेस जो कि बैक्टीरिया की कंप्लीट लाइसिस करवाते हैं, कंप्लीट बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, ऐसे वायरसेस को हम लिटिक वायरसेस कहते हैं और ऐसे साइकिल को हम लिटिक साइकिल के नाम से जानते हैं। Next MCQ is in within of the following shape out living symbiont Escherichia coli is found. सो बच्चों, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट थोड़ी सी मिस्टेकन लग रही होगी, गलत लग रही होगी और ये स्टेटमेंट गलत ही है, इसकी फॉर्मेशन प्रॉपर ठीक नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने ये MCQs एज इट इज़ कॉपी किए हैं सो यहाँ पे मिस्टेक्स को मैंने करेक्ट नहीं किया। सो बेसिकली पूछना वो ये चाह रहे हैं कि आपके पास एस्क्रिचिया कोलाई इज़ अ बैक्टीरियम, इसकी शेप क्या है। ठीक है, एस्क्रिचिया कोलाई, आपने ई कोलाई बड़ा फेमस बैक्टीरिया है, इसके बारे में आप लोग अक्सर सुनते रहते हैं। सो इस बैक्टीरिया की शेप क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। सो बच्चों, ये आपके पास एक बैसिलस है, एक रॉड शेप बैक्टीरिया है। ठीक है, एस्क्रिचिया कोलाई इज़ अ रॉड शेप बैक्टीरिया, इट इज़ अ बैसिलस। Next MCQ is chitin, a chemical compound in exoskeleton of arthropods, is also found in cell wall of. सो काइटिन क्या है बच्चों? काइटिन इज़ अ पॉलीसेक्राइड एंड आप लोगों ने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में सेकेंड चैप्टर में पढ़ रखा है कि काइटिन बेसिकली एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन यूनिट्स के कंडेंसेशन से बनता है। ठीक है, सो काइटिन आपके पास आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन में भी पाया जाता है। आर्थ्रोपोड्स क्या है? जॉइंट फुटेड एनिमल्स, जोरदार पाँव वाले, जोरदार टांगों वाले जो एनिमल्स हैं उन्हें हम आर्थ्रोपोड्स कहते हैं, जिनमें आपके इंसेक्ट्स आ जाते हैं, जिनमें आपके कॉकरोचेस, स्पाइडर्स, आपकी हाउस फ्लाई और तमाम आपके फेमस एनिमल्स इसमें आ जाते हैं। सो आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन में भी काइटिन पाया जाता है और उसके अलावा हमारी फंजाई की सेल वॉल में भी काइटिन पाया जाता है। ठीक है, सो फंजाई इज़ द करेक्ट आंसर। So next MCQ is snails are the intermediate host in. So the correct answer is Fissiola hepatica. Fissiola hepatica आपके पास एक ऐसा एनिमल है जिसमें आपके पास snail as an intermediate host act करते हैं. So the next MCQ is food is diverted into the esophagus through. सो आपका इसोफेगस जो आपकी खुराक की नाली है, जिसे आप फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं, सो इसमें फ़ूड आपके पास कहाँ से पहुँचता है? एपिग्लॉटिस के थ्रू। ठीक है, सो फूड इसमें डाइवर्ट किया जाता है थ्रू एपिग्लॉटिस। नेक्स्ट जो MCQs मैंने यहाँ पे आपके लिए शो कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पे हम इनका प्रॉपर आंसर नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि ये बेसिकली आपके डायग्राम बेस्ड MCQs थे और डायग्राम्स आपकी वेबसाइट्स पर डिफरेंट पर अवेलेबल नहीं थी।
सो सिंपल यहाँ से आपको ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है कि आपसे कोई भी डायग्राम पूछी जा सकती है और उसकी लेबलिंग आप लोगों को याद होनी चाहिए जी। इसके साथ ही आपका नेक्स्ट MCQ is within of the following is a dash is a respiratory disorder related to malnutrition। सो मेल न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट आप लोगों को ऑलरेडी है। मेल न्यूट्रिशन में आपके पास अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन आ जाता है। सो ये जितनी भी डिजीज़ यहाँ पे आपको गिवन हैं, कैंसर, एम्फिसीमा, एज़मा एंड ट्यूबरक्लोसिस, इनमें से वाहिद आपके पास TB की बीमारी है जो कि आपके पास मेल न्यूट्रिशन से एसोसिएटेड है। यानी कि आपके पास जो वीक लोग होते हैं, जो कमज़ोर लोग होते हैं, उनमें ज़्यादा चांस होता है कि वहाँ पे TB की बीमारी फैल सकती है। ठीक है, आपने हमेशा सुना होगा कायद आज़म के बारे में, तो आपने सुना है कायद आज़म काफ़ी वीक इंसान थे। ठीक है, ओवरऑल उनकी वो एक वीक सी उनकी बॉडी थी और इसी वजह से उन पर जो TB का बैक्टीरिया था वो ईज़िली उनको इन्फेक्ट कर गया। सो TB के जो बैक्टीरिया है उसमें बेसिकली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस वो मोस्टली आपके पास वीक इम्यून सिस्टम वाले लोगों को या वीक बॉडी वाले लोगों को इन्फेक्ट करता है। सो ट्यूबरक्लोसिस इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ इज़ वर्टिब्री ऑफ द नेक आर कॉल्ड। सो जितने भी आपके नेक के वर्टिब्री हैं उनके लिए आप लोग सर्वाइकल वर्टिब्री की टर्म इस्तेमाल करते हैं। सो B इज़ द करेक्ट आंसर। द करेक्ट ऑप्शन अबाउट स्पाइनल नर्व्स इज़। सो बच्चों स्पाइनल नर्व्स आपके पास 31 पेयर्स होते हैं। ठीक है, और स्पाइनल नर्व्स में आपके पास डॉर्सल रूट एंड वेंट्रल रूट दोनों में न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। सो इनमें से आप किसी भी ऑप्शन को ठीक नहीं कर सकते। सो यहाँ पे आपके पास मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है मोस्टली मिक्स्ड नर्व्स, क्योंकि जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो आपकी तमाम मिक्स्ड नर्व्स होती हैं। सो इसमें आपके पास B इज़ द करेक्ट आंसर। विच हार्मोन इज़ सिक्रेटेड बाय वैरायटी ऑफ सेल्स ऑल ओवर द बॉडी। सो जितने भी हार्मोन्स आपको यहाँ पे गिवन है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, एंडोर्फिन, सेक्रेटिन एंड एरिथ्रोपोइटिन, इनमें से प्रोस्टाग्लैंडिन आपका वाहिद हार्मोन है जो कि लिपिड नेचर का है और आपकी बॉडी के तकरीबन तमाम सेल्स में ये टेंडेंसी है कि वो प्रोस्टाग्लैंडिन को रिलीज़ कर सकते हैं। सो A इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ इज़ द एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेशन ड्यूरिंग द oogenesis is stimulated by। सो oogenesis क्या है बच्चों? द oogenesis इज़ द फॉर्मेशन ऑफ एग। ठीक है, आपके पास जब एग फॉर्मेशन हो रही होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जब फीमेल ओवरीज के अंदर आपके पास एग प्रोडक्शन हो रही होती है तो उसे आप oogenesis का नाम देते हैं। सो oogenesis के दौरान आपके पास ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाती है। ईस्ट्रोजन विच इज़ अ फीमेल हार्मोन, और ये किस हार्मोन की वजह से होती है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो C इज़ द करेक्ट आंसर। इन ह्यूमन मेल्स इनहिबिन हार्मोन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय। सो बच्चों ह्यूमंस में आप लोग जानते हैं कि टेस्टिस के अंदर आपके पास बेसिकली 2 तरह के सेल्स पाए जाते हैं मेन, जिनमें आपके लाइडिक सेल्स एंड सर्टोलिड सेल्स शामिल हैं। लाइडिक सेल्स आपके पास टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं एंड सर्टोलिड सेल्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ इनहिबिन हार्मोन। सो C इज़ द करेक्ट आंसर। इनहिबिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है थ्रू सर्टोली सेल्स। विदिन द क्रोमोसोम ईच क्रोमैटिड कंटेन DNA मॉलिक्यूल। सो एक क्रोमोसोम के अंदर मोस्टली आपके पास 2 क्रोमैटिड्स पाए जाते हैं और दोनों क्रोमैटिड्स के ऊपर आपका एक DNA मॉलिक्यूल मौजूद होता है। सो यहाँ पे आपके पास 1 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ द इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बेसिक पेंटाडिक्टाइल लिम्ब स्ट्रक्चर फाउंड इन वर्टिब्रेई प्रोवाइड्स गुड एविडेंस फॉर द प्रिंसिपल ऑफ। सो बच्चों पेंटाडिक्टाइल लिम्ब आप लोग जानते हैं 5 फिंगर्स वाला, 5 डिजिट्स वाला जो लिम्ब है उसके लिए आप पेंटाडिक्टाइल लिम्ब की टर्म इस्तेमाल करते हैं, और ये आपके पास वर्टिब्रेट्स में बहुत से ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, मैमल्स में आपको पेंटाडिक्टाइल लिम्ब्स नज़र आते हैं। सो पेंटाडिक्टाइल लिम्ब्स में जो मॉडिफिकेशन है ये बेसिकली आपके पास अडेप्टिव रेडिएशन को शो करती है। अडेप्टिव रेडिएशन विच इज़ आल्सो नोन एज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, क्योंकि हमेशा आपके पास डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के रिजल्ट में होमोलॉगस ऑर्गन्स प्रोड्यूस होते हैं। सो A इज़ द करेक्ट आंसर। Which of the following is a genetic disorder in which abnormally thick mucus is produced in the lungs and other parts of the body? सो बच्चों इन तमाम डिसीज़ में से आपके पास वाहिद जो डिसीज़ जो आपके पास जेनेटिक भी है, यानी कि फैमिलीज़ में रन करती है, और साथ साथ उसमें आपके पास बहुत थिक म्यूकस प्रोडक्शन होती है, इज़ सिस्टिक फिब्रोसिस।
लंग कैंसर, क्रॉनिक एम्फिसीमा इन और सिस्टिक फिब्रोसिस में से सिस्टिक फिब्रोसिस वो डिसीज़ है जो कि जेनेटिक डिसीज़ है जिसमें आपके जीन में म्यूटेशन आ जाती है। और कौन सी जीन यहाँ पे इन्वॉल्व होती है? CFTR जीन, सिस्टिक फिब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर जीन। इस जीन में म्यूटेशन आने की वजह से आपके ट्रांस मेम्ब्रेन क्लोराइड चैनल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके पास क्लोराइड की जो ट्रांसपोर्ट है वो आपके पास डिस्टर्ब हो जाती है। और उसकी वजह से आपकी एयर पैसेज वे में और आपके डिफरेंट ऑर्गन्स में, आपके पैंक्रियास वगैरह में बहुत ज़्यादा थिक म्यूकस प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। सो सिस्टिक फिब्रोसिस इज़ द करेक्ट आंसर। ऑक्सीजन रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर कम्स फ्रॉम। सो बच्चों, ऑक्सीजन आपको पता है हमेशा एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होता है ड्यू टू फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे बेशक उन्होंने फोटोसिंथेसिस को मेंशन नहीं किया, लेकिन यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है और फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में आपके पास ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। अब आप लोगों को पता है कि फोटोसिंथेसिस में आपके पास रॉ मटेरियल्स में आपके पास दो चीज़ें हैं, CO2 एंड वाटर, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इस्तेमाल करते हुए आप लोग ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। सो अब अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में चैप्टर 4 बायोएनर्जेटिक्स में वेन नील हाइपोथेसिस स्टडी किया था। वेन नील हाइपोथेसिस क्या कहता था कि जो आपके पास फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होती है, दिस ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर एंड नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, वेन नील हाइपोथेसिस आपके पास बेसिकली ये बताता है कि फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में जो आपके पास ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, दिस ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर एंड नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोगों को याद होगा कि इसमें हमने डिफरेंट आइसोटॉप्स इस्तेमाल किए थे। ऑक्सीजन का 16 और 18 आइसोटॉप इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। सो यहाँ पे आप लोग करेक्ट ऑप्शन करेंगे ऑप्शन बी, वाटर। एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इन यीस्ट इज़। सो यीस्ट के अंदर बच्चों एन एरोबिक रेस्पायरेशन होती है, यानी कि रेस्पायरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन आप लोगों को पता है कि जो आप लोगों का पहला स्टेप है ग्लाइकोलिसिस, दिस इज़ कॉमन टू बोथ एरोबिक एंड एन एरोबिक रेस्पायरेशन। चाहे आपकी एरोबिक रेस्पायरेशन हो रही हो, चाहे आपकी नॉन एरोबिक रेस्पायरेशन हो रही हो, दोनों में आपके पास जो फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलिसिस, उनमें आपके पास ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है इनटू द पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल। सो यहाँ पे आपसे सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलिसिस के हवाले से पूछा जा रहा है। सो चाहे ग्लाइकोलिसिस यीस्ट में हो, एरोबिक रेस्पायरेशन की हो या एनारोबिक रेस्पायरेशन की, उसकी रिजल्टेंट प्रोडक्ट क्या है? पायरुवेट। Next MCQ is first infectious disease against which effective methods of prevention developed was a viral disease। सबसे पहले आपके पास जिस इन्फेक्शियस डिसीज़ के ख़िलाफ़ जो प्रिवेंटिव मेथड्स डेवलप किए गए वो एक वायरल डिसीज़ थी, स्मॉल पॉक्स। ठीक है, आप लोगों को एडवर्ड जेनर का नाम याद होगा। एडवर्ड जेनर वॉज द फर्स्ट पर्सन हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन, और वो वैक्सीनेशन किसके अगेंस्ट की गई? स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। विच करेक्टरिस्टिक लेड टू द एवोल्यूशन ऑफ सीड। सो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस आपको गिवन हैं, इनमें से आप लोगों ने ये देखना है कि बेसिकली सीड की एवोल्यूशन कैसे हुई। सो आप लोग जानते हैं कि आपके पास जितने भी प्लांट्स हैं उनको हम लोग बेसिकली ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और स्पर्मेटोफाइटा में डिवाइड करते हैं, जिनमें से आपके पास ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में सीड नहीं होता, दे आर सीड लेस वैराइटीज़। और आपके पास स्पर्मेटोफाइटा वो हैं जिनके अंदर सीड्स प्रेजेंट होते हैं। सो ये बीज वाले पौधे हैं, स्पर्मेटोफाइटा। अब बीज वाले पौधों में स्पर्मेटोफाइटा में से आगे से हम इनको डिवाइड करते हैं जिम्नोस्पर्म्स में एंड एंजियोस्पर्म्स में, जिनमें जिम्नोस्पर्म्स आपके नेकेड सीडेड प्लांट्स हैं जिनमें आपके फ्रूट्स प्रेजेंट नहीं होते, और एंजियोस्पर्म्स आपके प्रॉपरली सीडेड प्लांट्स हैं और इनमें आपके पास फ्रूट्स भी और फ्लावर्स भी प्रेजेंट होते हैं। सो जो सीड की एवोल्यूशन हुई इन केस ऑफ स्पर्मेटोफाइटा, ये आपके पास बेसिकली हेट्रोस्पोरी की वजह से पॉसिबल हुई। हेट्रोस्पोरी मीन द प्रोडक्शन ऑफ टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स। हेट्रो मीन डिफरेंट एंड स्पोरी कम्स फ्रॉम स्पोर्स। सो मेगास्पोरेंजियम एंड माइक्रोस्पोरेंजियम एंड मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स, these two kinds of spores lead to the formation of or evolution of seed. So B is the correct answer. The term which is not related to the process of evolution of leaf. सो हेट्रोस्पोरी का यहाँ पे लीफ की एवोल्यूशन में कोई भी रोल नहीं है। द मोस्ट सक्सेसफुल लैंड अडॉप्टिंग प्लांट्स आर।
सो जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स में से आप लोग जानते हैं कि लैंड पे पाए जाने वाले पौधों में से जो सबसे आपके सक्सेसफुल प्लांट्स हैं, बल्कि जितने भी प्लांट्स आज तक आपके डिस्कवर हो चुके हैं उनमें आपके मोस्ट सक्सेसफुल प्लांट्स, मोस्ट कामयाब प्लांट कौन से सपोज किए जाते हैं? एंजियोस्पर्म्स. सो एंजियोस्पर्म्स इज़ द करेक्ट आंसर. Excretory system consisting of protonephridial tubes are present in phyla. सो आपको डिफरेंट एनिमल्स यहाँ पे गिवन है और आपने ये बताना है कि इनमें से किसका एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रोटोनेफ्रिडिया पर मुश्तमिल है. सो प्लेटीहेलमिंथस इज़ द करेक्ट आंसर. Flatworms or platyhelminthes are the animals which have flame-shaped flame cells protonephridia. इनके अंदर आपके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम बेसिकली प्रोटोनेफ्रिडिया पर मुश्तमिल है. द एंशियंट किडनीज, और इसमें आपके पास फ्लेम सेल्स या फ्लेम शेप्ड सेल्स पाए जाते हैं. नेक्स्ट MCQ इज़ विच कॉम्बिनेशन इज़ द एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. सो आप लोग जानते हैं कि आपके पास बहुत से डिफरेंट काइंड्स के जॉइंट्स हैं. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, साइनोवियल, हिंज जॉइंट्स, ठीक है, ग्लाइडिंग जॉइंट्स, और उनमें से आपके पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स जो हैं वो हिप एंड शोल्डर्स में पाए जाते हैं. ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स बेसिकली वो जॉइंट्स कहलाते हैं जिनको मोर देन वन प्लेन में रोटेट किया जा सकता है. सो आपके पास आपका शोल्डर जॉइंट एंड आपका जो फॉर एग्ज़ाम्पल आपका हिप जॉइंट है, ये आपके पास बेसिकली बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हैं क्योंकि इनको मोर देन वन प्लेन ऑफ एक्सिस में रोटेट किया जा सकता है. नेक्स्ट MCQ इज़ द कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस रीजॉइन टू फॉर्म एन. सो बच्चों आप लोग जानते हैं कि ग्लोमेरुलस इज़ अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज जिसमें बहुत सारी आपके पास कैपिलरीज पाई जाती हैं. सो इनमें से आपके पास जो ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज हैं वो बेसिकली ज्वाइन करके इफरेंट आर्टेरियोल में कन्वर्ट हो जाती हैं. सो ए इज़ द करेक्ट आंसर. द टर्म लॉस ऑफ एपेटाइट रेफर्स टू डिसीज़. सो बच्चों जितने भी ऑप्शंस यहाँ पे गिवन हैं उनमें से लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख ना लगना बेसिकली किस में आता है? एनोरेक्सिया नर्वोसा में. यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नर्वस ओबेसिटी, एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बोट्यूलिज्म. इनमें से एनोरेक्सिया नर्वोसा वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें मोस्टली लड़कियों को इफ़ेक्ट करता है ये, और उसमें आपकी भूख लगना ख़त्म हो जाती है. नेक्स्ट MCQ इज़ ब्लड सोल्यूट पोटेंशियल इज़ कंट्रोल्ड बाय फॉलोइंग हार्मोन. सो ब्लड के अंदर यानी कि आपके खून के अंदर जो आपका सोल्यूट पोटेंशियल है वो डिपेंड करता है आपके वाटर पोटेंशियल पे. ठीक है, सोल्यूट पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल, ये तमाम चीज़ें आपस में रेलेवेंट होती हैं, रिलेटेड होती हैं. सो आपके खून के अंदर जो चीज़ आपके पानी को कंट्रोल करती है वही चीज़ आपके सोल्यूट्स के भी कंसनट्रेशन को और सोल्यूट के भी पोटेंशियल को कंट्रोल करती है. सो वेसोप्रेसिन और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन इज़ द करेक्ट आंसर. आप लोगों को पता है कि आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक हार्मोन रिलीज़ करता है विच इज़ नोन एज वेसोप्रेसिन और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, और ये हार्मोन आपकी बेसिकली आपके ब्लड सोल्यूट पोटेंशियल को कंट्रोल करता है. सो बी इज़ द करेक्ट आंसर. The number and sequence of amino acids along a polypeptide chain is called distructure of a protein. So this is primary structure of a protein. प्रोटीन के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में से प्राइमरी स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर है जो कि आपके पास नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड को डिस्क्राइब करता है. द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ लार्ज इंटेस्टाइन इज़. सो लार्ज इंटेस्टाइन बच्चों आप लोग जानते हैं कि 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होती है, सीकम, कॉलन एंड रेक्टम. सो फर्स्ट पार्ट आपका क्या है? सीकम. सो सी इज़ द करेक्ट आंसर. At the last step, glycolysis which of the following compound is formed? So again आप लोग देख सकते हैं this is a repetition. So glycolysis में 10 reactions होती हैं और जिसमें सबसे end पे आपके पास pyruvic acid या pyruvate produce होते हैं. In human female egg is fertilized in. सो ह्यूमंस में जो एग है वो बेसिकली फर्टिलाइज होता है इन द डिस्टल पार्ट ऑफ इन द 1/3 पोर्शन ऑफ ओविडक्ट. ठीक है, सो ओविडक्ट या फिलोपियन ट्यूब अगर आपके पास आए सो उसको आप करेक्ट करेंगे ओविडक्ट और फिलोपियन ट्यूब. 1/3 पोर्शन ऑफ ओविडक्ट और फिलोपियन ट्यूब. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड. सो इन तमाम में से आपके पास ओलिक एसिड है विच इज़ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड. अनसेचुरेटेड मीन के इसमें आपके पास एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. ओलिक एसिड के केस में आपके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये एक अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कहलाता है. नेक्स्ट इज़ 50th MCQ विच इज़ डैश इज़ द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ अ जीन ऑन द क्रोमोसोम. सो क्रोमोसोम के ऊपर आपके जीन की पोजीशन के लिए आप लोग कौन सी टर्म इस्तेमाल करते हैं? लोकस की टर्म.
The ability of to distinguish between two separate points is known as resolution. इन तमाम definitions में से आपके पास जो दो separate points हैं उनको distinguish करने के लिए जो ability है उसके लिए आप resolution की term इस्तेमाल करते हैं. Next MCQ is coccyx vertebrae are located in. So coccyx vertebrae आपके पास आप लोग जानते हैं कि basically आपके 4 portions हैं cervical, thoracic, lumbar and pelvic. जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उसमें 33 वर्टिब्रे हैं जिनको 4 पोर्शंस में डिवाइड किया जाता है. सर्वाइकल यानी गर्दन का रीजन, थोरेसिक यानी चेस्ट का रीजन, लंबर यानी पेट का रीजन एंड पेल्विक यानी कि पेट से नीचे का रीजन. सो आपका जो पेल्विक रीजन है उसमें आपके पास सैक्रल एंड कॉक्सीजियल वर्टिब्रे पाए जाते हैं. सो कॉक्सिक्स जो है वो आपके पास पेल्विक रीजन में पाई जाती है. The cisternae breaks up into vesicles from dash Golgi complex. So Golgi complex के आपको पता है कि 2 phases होते हैं, उसका एक forming phase है और उसका एक maturing phase है. Forming phase जो है वो आपके पास convex है और maturing phase आपके पास concave है. So जो cisternae हैं ये basically आपके पास break करते हैं और vesicles में convert हो जाते हैं from the concave और maturing phase. The thickest chamber of human heart is left ventricle. Left ventricle आपके दिल का सबसे मजबूत हिस्सा है क्योंकि इसने पूरी बॉडी में आपके ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना है. The region of the chromosome or more specifically length of the DNA molecule which has a particular function is called gene. आपका जो DNA है या क्रोमोसोम है वो एक बहुत लॉन्ग मॉलिक्यूल है लेकिन उसके अंदर आपके पास एक पर्टिकुलर पोर्शन जो एक पर्टिकुलर मैसेज को कन्वे कर रहा है उसके लिए आप जीन की टर्म इस्तेमाल करते हैं. कीपिंग करेक्ट बैलेंस ऑफ आयंस एंड वाटर इन आवर बॉडी इज़ कॉल्ड. सो यहाँ पे आपके पास जितनी भी ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं इनमें से ऑस्मो रेगुलेशन इज़ द करेक्ट आंसर. अपनी बॉडी में पानी को और आयंस को बैलेंस करना ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है. सो डी इज़ द करेक्ट आंसर. द एक्चुअल प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दैट लिव्ड इन द एंशिएंट पास्ट आर कॉल्ड फॉसिल्स. जितने भी ऑर्गेनिजम्स आपके पास कदीम ज़माने में पाए जाते थे अब उनके जो प्रिजर्व्ड रेमिनेंट्स हैं उनके लिए आप फॉसिल्स की टर्म इस्तेमाल करते हैं. सो ए इज़ द करेक्ट आंसर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ मल्टीपल एलीलिक करेक्टर. सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि तमाम करेक्टर्स में से ब्लड ग्रुप ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलीलिक करेक्टर. मल्टीपल एलीलिक करेक्टर मीन एक ऐसा करेक्टर जिसको मोर देन 2 एलील्स कंट्रोल कर रहे हों. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन ब्लड ग्रुप के केस में आप लोग जानते हैं कि आपकी IA, IB एंड स्मॉल आई ये 3 एलील्स आपके मिल के ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करती हैं. सो इसलिए C इज़ द करेक्ट आंसर. There are dash number of linkage groups in humans. So 23 is the correct answer. आप लोगों के पास टोटल 46 क्रोमोसोम्स हैं जो कि 23 लिंकेज में डिवाइडेड हैं. ठीक है, सो आप लोगों के पास टोटल 23 पेयर्स हैं क्रोमोसोम्स के, इसलिए आपके पास लिंकेज भी कितना है 23. रॉड शेप बैक्टीरिया आर आल्सो नोन एज बेसिलाई. जितने भी रॉड शेप बैक्टीरिया हैं उनके लिए आप बेसिलस की टर्म इस्तेमाल करते हैं. Next MCQ is salivary amylase begins to digest starch to shorter polysaccharides and then to glucose. Salivary amylase आपके पास एक ऐसा एंजाइम है जो कि आपके सलाइवा में पाया जाता है और ये आपके पास जितने भी स्टार्चेस हैं उनको कन्वर्ट कर देता है इनटू ग्लूकोज. सो डी इज़ द करेक्ट आंसर. इन एरोबिक रेस्पिरेशन जितने भी ऑप्शंस हैं आप लोग उसको रीड कर सकते हैं. मैं आप लोगों को रीड नहीं करूँगी ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो. करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन डी. पायरुवेट इज़ कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. एरोबिक रेस्पिरेशन में आपका जो पायरुवेट है जो ग्लाइकोलिसिस के रिजल्ट में बनता है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में एंड वाटर में. आप लोग जानते हैं कि आपका रेस्पिरेशन के रिजल्ट में हमेशा CO2 एंड वाटर प्रोड्यूस होती हैं. Which of the following hormone act on the uterus wall for thickening? So uterus is the mother womb जिसमें बेबी अपने 9 months का टाइम स्पेंड करता है. That position is known as uterus. So uterus की थिकनिंग के लिए यूट्रस की वॉल को ब्रेक डाउन से प्रिवेंट करने के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है दैट हार्मोन इज़ नोन एज प्रोजेस्टेरॉन. So C is the correct answer. The enzyme required in glycolysis are present in cell cytoplasm.
ग्लाइकोलिसिस आपके पास एरोबिक रेस्पिरेशन और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का पहला स्टेप है, जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है एंड ग्लूकोज गेट कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, एंड दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। सो क्योंकि ये प्रोसेस आपके पास साइटोप्लाज्म में होता है, इसलिए आपके पास ग्लाइकोलिसिस के लिए जितने भी एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल हैं वो तमाम एंजाइम्स भी आपके साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। एंटीवेनोम गिवन ऑन अ स्नेक बाइट वेनोम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। सो बच्चों, अगर आप लोगों को स्नेक बाइट कर दे खुदा ना ख्वास्ता, सो आप जो एंटीवेनोम देते हैं, यानी कि उसका जो जहर है उसको मारने के लिए जो दवा देते हैं, ये बेसिकली आपके पास आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में आ जाती है। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में आप लोग इम्यूनिटी वाले चैप्टर में डिटेल में नेचुरल इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी आप लोग पढ़ चुके हैं। सो नेचुरल इम्यूनिटी आपके पास वो इम्यूनिटीज़ हैं जिसमें आपके एंटीजेंस इन्वॉल्व होते हैं, एंड पैसिव इम्यूनिटीज़ वो हैं जिनमें आपके पास एंटीबॉडीज़ इन्वॉल्व होते हैं। सो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी वो है जिसमें आप आर्टिफिशियली किसी भी इंडिविजुअल को डिफरेंट एंटीबॉडीज़ देते हैं और वो आपके पास इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में इन्वॉल्व होते हैं। When we extract carotenoids from its source, we see that it is yellow to orange red in color. So ये आपके पास सिंपल सी चीज़ है जो आपने इसके कलर को मेमोराइज करना है। Ribosomes are made up of dash and dash. So ribosomes का दूसरा नाम है ribonucleoproteins. So इसका क्या मतलब है? इसमें ribonucleic acids यानी कि RNA पाया जाता है एंड साथ में प्रोटीन्स पाए जाती हैं। So ribosomes are made up of RNA and proteins. RNA की भी कौन सी टाइप पाई जाती है? राइबोसोमल RNA. टोनोप्लास्ट बाउंड्स विच ऑर्गेनेली। सो टोनोप्लास्ट आपके पास आउटर मेम्ब्रेन है ऑफ अ वैक्यूल। आपके पास जो वैक्यूल्स होते हैं, जो आपके पास सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होते हैं, जो कि एनिमल सेल्स में एंड प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। इन केस ऑफ प्लांट सेल्स आपका एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है जो कि डिफरेंट स्मॉल वैक्यूल्स की कोलैप्स से बनता है, एंड इन केस ऑफ एनिमल सेल्स आपके पास बहुत सारे स्मॉल वैक्यूल्स पाए जाते हैं। सो वैक्यूल बेसिकली आपके पास टोनोप्लास्ट जो है वो आपकी वैक्यूल की आउटर मेम्ब्रेन है जो कि वैक्यूल को कंट्रोल करती है और वैक्यूल को बाउंड्री प्रोवाइड करती है। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। एंड these structures are involved in the breakdown of old organelles. सो इन तमाम स्ट्रक्चर्स में से आपके पास ओल्ड ऑर्गेनेलीज़ को, यानी कि सेल में जितने भी पुराने ऑर्गेनेलीज़ हैं उनके ब्रेक डाउन में आपके पास लाइसोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। हमने इस वीडियो में अपने तकरीबन 100 के करीब MCQs डिस्कस किए जो कि आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs थे और मोस्ट रिपीटेडली आपके MDCAT टेस्ट में देखे गए। सो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के पास इसी तरह की वीडियोस पहुंचती रहें, सो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।